नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। कैसा होगा एनडीए 3 का स्वरूप? मोदी 3.0 की कैबिनेट में बीजेपी के दिग्गज पुराने चेहरों के साथ घटक दलों के नए चेहरे भी होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक संभावित मंत्रियों को 11:30 बजे पीएम आवास पर चाय के लिए बुलाया गया। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किए श्रद्धा सुमन अर्पित। नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों के शौर्य को भी किया नमन। राष्ट्रपति भवन में आज शाम 7:15 बजे नई सरकार लेगी शपथ। पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता होंगे विशिष्ट अतिथि। राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के लिए आज रात के डिनर का आयोजन। राजकीय सम्मान के साथ रामोजी राव को दी जा रही है अंतिम विदाई। भारतीय मीडिया जगत के दिग्गज के अंतिम दर्शन के लिए हैदराबाद में जुटे लोग। और T20 वर्ल्ड कप में आज चरम पर होगा रोमांच। हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत पाकिस्तान की होगी भिड़ंत। दिन के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने युगांडा को 134 रन से दी मात। तो खबरों में शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोदी 3.0 कैबिनेट का चेहरा कैसा होगा, ये बड़ा सवाल है जिसे हर कोई ट्रैक कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि तमाम वो जो मंत्री जो शपथ लेने वाले हैं, सूत्रों के हवाले से उन्हें चाय का बुलावा आया है। जी हाँ, मोदी 3.0 के लिए नाम तय होने लगे हैं। कई नाम सियासी गलियारों में धूम मचा रहे हैं और 11:30 बजे पीएम आवास पर चाय पर बुलावा आया है। और कई ऐसे जो घटक दल हैं उनके मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं कि जिन जिनको फोन जा रहे हैं। बीजेपी के कुछ पुराने नाम भी कैबिनेट में होंगे। हालांकि आखिरी फैसला जो है वो आला कमान को ही लेना है। एनडीए के घटक दलों से भी कई नए चेहरे शामिल होंगे जब हम बात कर रहे हैं एनडीए के इस नए स्वरूप की, यानी कि एनडीए 3.0। और खास तौर पर संभावित जो मंत्री हैं उन्हें फोन पर सूचना दी गई है। एनडीए के सहयोग से केंद्र में नई सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए ये तीसरा कार्यकाल होगा, अहम कार्यकाल होगा, जिसे हम मोदी 3.0 कैबिनेट के नाम से कह रहे हैं। और आज शाम 7:15 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। भव्य आयोजन है जिसमें विशिष्ट मेहमानों का आना जो है उसका सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। कई नए नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कई नए चेहरों को तरजीह दी गई है और जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनके लिए ये अहम है कि उन्हें जब फोन आएगा, और खासतौर पे कुछ पुराने नाम भी शोभा बढ़ा सकते हैं कैबिनेट की। और सूत्रों के हवाले से कई नाम इस वक्त अगर सियासी गलियारों की बात करें तो वहां से उनकी सुगबुगाहट सामने आ रही है। तो एनडीए के घटक दलों के लिहाज से भी आज का बड़ा दिन, क्योंकि उनका शामिल होना भी कैबिनेट में तय माना जा रहा है। टीडीपी, जेडीयू, आरएलडी की अगर बात की जाए, और एनडीए के सहयोग से केंद्र में नई सरकार बनने जा रही है। नई सरकार नए विश्वास, नए वादे, नए इरादों के साथ उतरेगी, जिसमें हम आर्थिक शक्ति के तौर पर लगातार जब बात करते हैं उस पॉलिटिकल विल की जिसकी ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि आज का दिन सियासत के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है। जब हम सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र के इस मंदिर में कौन से वो नवनिर्वाचित सांसद चेहरा बनेंगे जो लोकहित और जन कल्याण से जुड़ी तमाम योजनाएं उठाया करेंगे संसद में, उनके लिए बहुत बड़ा दिन। तो मोदी कैबिनेट में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, कैसा ये स्वरूप होने वाला है। तीसरी बार मोदी सरकार, शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 बजे। तो संभावित मंत्रियों को फोन आने शुरू हैं। नित्य नए नूतन और चिर पुरातन, यानी
नए के साथ पुरानों को साथ कैसे लेकर चलना है, ये सामंजस्य इस फॉर्मूले पर लगातार हमारे रिपोर्टर हमें जानकारी दे रहे थे कि जो घटक दल हैं वहाँ से जो सांसद चुनकर आए हैं तो किस हिसाब से उन्हें ये फॉर्मूला तय करने के लिए लंबी बैठकों का दौर चला है। तो उस लिहाज से कई अहम चेहरे हैं, कई ऐसे अहम नाम हैं, पोर्टफोलियोज को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो उस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम हो जाता है कि किन किन को आज मौका मिलेगा और कौन मौके से चूकेगा। तो हमारे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप हमारे दो रिपोर्टर्स को देख रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं और रजनीश त्रिपाठी। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। वो एक बहुत अच्छा सा गाना है कि शायद हमारे मंत्रालय या मंत्री बनने का ख्याल मन में आया, इसीलिए हमें फ़ोन पर बुलावा आया है, वो भी चाय का। तो उस लिहाज से हम मान सकते हैं कि ये जो चाय की चुस्की है ये कई लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है, ख़ास तौर पे जिनका नाम इस बार कैबिनेट में शामिल होगा। शैलेंद्र। आंचल, देखिए, मन में ख्याल आने से कुछ नहीं होगा, फ़ोन आने से या फिर निजी तौर पर कल जिनको बताया गया होगा वही मंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री निवास पर चाय के लिए जो बुलाए जा रहे हैं, देखिए कुछ नाम तो हम सब जानते हैं जिनको तकरीबन तय माना जा रहा है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव जैसे नाम है, एस जयशंकर, ये तो एक स्वाभाविक नाम है। हमने देखा पिछली सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही, सीसीएस के सदस्य रहे, तो ये नाम बिल्कुल तय है। नए नामों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि क्या जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। क्योंकि 2014 वाली सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री थे, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था चुनाव संपन्न होने तक, और अब उनका बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि उनकी सरकार में वापसी हो सकती है। बीजेपी कई नेताओं को सरकार में शामिल करती है, कुछ नेताओं को सरकार से संगठन में भेजती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा सरकार में वापसी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब नया अध्यक्ष बीजेपी जल्द ही चुनने वाली है। तो वो एक बड़ी खबर होगी अगर वो आप देखते हैं, अगर शाम को ये जैसा कि चर्चा है वही होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश से नए नाम कौन होंगे ये चर्चा में है, क्योंकि तमाम मंत्री चुनाव हार गए हैं, तो उत्तर प्रदेश के नए नामों पे बहुत चर्चा है। क्या जितिन प्रसाद मंत्री बनेंगे, जो उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री थे, अब पीलीभीत से चुनाव जीत कर आए हैं। पुराने नामों में पंकज चौधरी, कद्दावर नेता है, महाराजगंज से जीते हैं, मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री, अब इस बार मंत्री बनेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। एसपी बघेल के भी नाम चर्चा में है। तो नए नामों में कुछ नाम चर्चा में है। सबसे जो चर्चित नाम है के अन्नामलाई। हम जानते हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी की उम्मीदों का जो सूरज है उसे आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। हालांकि चुनाव नहीं जीत पाए, कड़ी टक्कर दी उन्होंने, लेकिन कहा जा रहा है कि तमिलनाडु को देखते हुए उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर होगी। सुरेश गोपी केरल से जीत कर आए हैं, पहली बार लोकसभा केरल से कोई जीता है बीजेपी से, तो क्या वो मंत्री बनाए जाएंगे? ये यानी आप ये मान रहे हैं, आप ये बात मान रहे हैं, आप देखें। बिल्कुल शैलेंद्र, आप ये बात मान रहे हैं कि हालांकि हमारे साथ राजेश राज भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन शैलेंद्र आप ये बात मान रहे हैं कि खास तौर पर जो नवनिर्वाचित हैं, जो अच्छे मार्जिन से जीतकर यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मंत्री पद जो है वो तय है। और ख़ास तौर पर क्या आपसे जानना चाहेंगे, क्या पीएम आवास पर जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं या जिन नामों का जिक्र नहीं भी है, क्या उनका पहुंचना शुरू हो गया है? देखिए, अभी एक आध गाड़ी जरूर अंदर गई है, लेकिन वो क्या कोई संभावित मंत्री है या कोई और है, ये बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया। 11:30 बजे के बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर आ सकते हैं, चाय पर बुलावा दिया गया है, ऐसी खबरें हैं। तो अभी कोई उस तरह से ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ज़्यादा संभावित मंत्री पहुँचे ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि कोई ज़्यादा मार्जिन से जीत के आया है तो मंत्री बनेगा ही। राज्यवार एक संतुलन देखा जाएगा। एक फीडबैक लिया गया है। बीजेपी संगठन की एक बड़ी चर्चा हुई है। बीएल संतोष संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच कई दिनों की बड़ी चर्चा हुई है। तो उसमें राज्यवार एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी। उत्तर पूर्व, जम्मू कश्मीर, आप दक्षिण भारत देखेंगे, और उत्तर भारत से भी, चूंकि बिहार में चुनाव है तो वहाँ से हम देखेंगे, चूंकि सहयोगियों को बहुत सीट देनी है, तो उतना स्कोप बीजेपी के मंत्रियों का वहाँ नहीं बनता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ शैलेंद्र, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि राजेश राज भी जुड़े हैं। राजेश, घटक दलों की बात की जाए तो तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जिसकी अगुवाई
नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कैबिनेट 3.0 का कैसा स्वरूप होगा, इसी पर चर्चा जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि किसको फ़ोन आया, कौन हुआ निराश? बात अगर जेडीयू की जाए तो अंदर खाने क्या कुछ खबर सामने आ रही है, खास तौर पर जेडीयू घटक दल से? देखिए, जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें तो ये सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की महत्वपूर्ण साझेदार दल है और नीतीश कुमार इसके मुखिया हैं। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार कई मौक़ों पर इधर से उधर पाला बदलते रहे हैं, जिसको लेकर कई तरह के कयास जो हैं इस बार भी लगाए जा रहे थे। लेकिन संसदीय दल की बैठक में देखा आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके साथ रहेंगे। उन्होंने उनसे आशीर्वाद लेने की भी कोशिश की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेडीयू और टीडीपी दो ऐसे साझेदार दल हैं जो हार्ड बार्गेनर भी माने जाते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 4 मंत्रियों की मांग, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 4 मंत्रियों की पेशकश की गई थी, मांगी गई थी कि 4 मंत्री हमें चाहिए। वो ललन सिंह को, संजय झा को, रामनाथ ठाकुर को और दिलेश्वर कामत या दिनेश चंद्र यादव में से किसी एक को मंत्री बनाना चाह रहे थे, क्योंकि अति पिछड़ा वोट और महिला वोट की बड़ी तादाद जो है वो आज भी नीतीश कुमार के साथ है। लिहाजा नीतीश अपनी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलों को दुरुस्त करना चाहते थे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो नीतीश कुमार की मीटिंग हुई है, उसमें 2 ही नाम पर रजामंदी की मुहर लग पाई है। और ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, रामनाथ ठाकुर राज्यसभा के सांसद हैं, उनको चाय पर बुलाने का निमंत्रण जो है वो प्राप्त हुआ है, ये मेरे सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा ललन सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको, ललन सिंह को भी निमंत्रण आया है। तो ऐसे में संजय झा का नाम गोल होता हुआ दिख रहा है। संजय झा भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों की एक नई कड़ी के रूप में जाने जा रहे थे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो राजेश, एक चीज और समझना चाहेंगे कि मंत्रियों की जो फहरिस्त आप बता रहे हैं, जी, मंत्रियों की जो फहरिस्त आप बता रहे हैं, थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। खासतौर पर अगर चिराग पासवान की बात की जाए, जो अपने आप को हनुमान बता रहे थे, क्या चिराग पासवान की इस लॉ को और हम कह सकते हैं रोशनी मिलती हुई नजर आएगी इस बार कैबिनेट 3.0 में? देखिए, चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा था कि जब मैं ये कहता था कि मैं मोदी का हनुमान हूं तो लोग मजाक उड़ाया करते थे। उनका इशारा कहीं ना कहीं अपने चाचा की तरफ थी। लेकिन जिस तरीके से हाजीपुर की सभा में प्रधानमंत्री ने जोरदार शब्दों में चिराग पासवान की तारीफ की, संसदीय दल की बैठक के बाद जब संबोधन करने के बाद चिराग अपनी सीट पर जा रहे थे तो प्रधानमंत्री ने बुलाकर उनसे गले मिले। ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद चिराग पासवान को प्राप्त है। और निश्चित तौर पर अगर एलजेपी रामविलास से अगर एक मंत्री बनाए जा सकते हैं तो वह नाम है चिराग पासवान का। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो मेरा अपना पत्रकारिता पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और आरएलडी में जयंत के बारे में क्या कहेंगे आप? मिलेगी तो चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। और आरएलडी में जयंत चौधरी के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जयंत चौधरी भी निश्चित तौर पर भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं, तो उनको भी निश्चित तौर पर शामिल किया जा सकता है। जाटलैंड के एक बड़े लीडर के तौर पर ख्याति प्राप्त है और उत्तर प्रदेश का सामाजिक समीकरण कहीं ना कहीं आंचल जो है वो ध्वस्त हुआ है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को दुरुस्त करने के लिए अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और भी कई अन्य जो बड़े नाम है उनको एकोमोडेट किया जा सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर, हालांकि जो आपने अभी जो बात कही राजेश, आपने भी जो बात कही है, मैं पढ़ पा रही हूँ कई अलग अलग जो न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स हैं, उनका मानना है कि चिराग पासवान जो हैं वो इस वक्त पीएम आवास पर जा रहे हैं। इसकी जानकारी हम चैलेंज से लेंगे, लेकिन रजनीश खड़े हैं हमारे साथ। रजनीश, क्योंकि ये बहुत भव्य समारोह है जिसमें हमने देखा कि विशिष्ट मेहमानों का आना शुरू हो गया है। पड़ोसी पहल नीति की हम बात करें, सागर विजन के लिहाज से ये बहुत भव्य समारोह है। अगर हम सुरक्षा के इंतजामों की बात करें, हालांकि नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है नई दिल्ली को 2 दिनों के लिए, उस लिहाज से चप्पे चप्पे पर किस तरह की मुस्तैदी आप देख रहे हैं पुलिस के द्वारा? देखिए, अच्छा लगा राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा व्यवस्था है, उसके बाहर जो और साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक है, या फिर विजय चौक की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जमीन से लेकर आसमान तक
पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, नो फ्लाइंग जोन है। साथ में किसी तरह का अगर आप पैराग्लाइड करते हैं या फिर और भी इस तरह करते हैं, उस पर भी पूरी तरीके से 2 दिन के लिए रोक लगाई गई है कि आप किसी तरह का इस तरह की गतिविधियां नहीं करेंगे। साथ में ये भी आंचल है कि जो हमारे विदेश के मेहमान आए हुए हैं, जिन होटलों में वो रुके हुए हैं, उनकी उस होटल की भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद की गई है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो विजय चौक से आगे राष्ट्रपति भवन जाता है, जिधर से आज शाम को राष्ट्रपति भवन तमाम VIP जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री जाएंगे, उनके साथ पूरी कैबिनेट जाएगी और साथ में और जितने मेहमान वो जाएंगे। उस पूरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस हो, पैरा मिलिट्री पुलिस हो या फिर NSG कमांडो, साथ में स्नाइपर शूटर भी यहाँ नियुक्त किए गए हैं कि ताकि किसी तरह के कोई भी गतिविधि अगर होती है तो उसको संभाला जा सकता है। चलिए, हमारे साथ शैलेंद्र मौजूद हैं। शैलेंद्र, जिन जिन के फ़ोन की घंटी बजी है उनके लिए तो खुशी की बात है, लेकिन जिनकी फ़ोन की घंटी नहीं बजी, जिन्हें चाय का बुलावा नहीं हुआ, उनके भी नाम कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि सियासी गलियारों में उठ रहे होंगे। देखिए, हम जानते हैं कि अब जिनको मंत्री बनाया जाना है उन सबको फोन जा चुका है। सुबह 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और कई नेताओं को जब बातचीत हुई थी वहीं बता दिया गया था, कल जो मैराथन बैठक हुई सहयोगियों को। अब मंत्रियों का, संभावित मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है। कई जो कद्दावर चेहरे हैं जिनका हम नाम पहले ले चुके हैं वो यहाँ पर अंदर आ गए हैं, जो हमें इस तरह से गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही हैं। चूँकि यहाँ अंदर पर कई बार हम देख नहीं पाते हैं कि कौन संभावित मंत्री आया है, लेकिन अब गाड़ियों का काफिला हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास की तरफ एक एक करके आगे बढ़ रहा है। देखिए, बीजेपी के लिए कुछ नए चेहरे आप मंत्री के तौर पर देखेंगे। ये बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आया है कि राज्यवार कुछ नए चेहरे सामने आएंगे और पिछड़े वर्ग से हम 2019 में हमने देखा था फेरबदल के बाद मोदी सरकार ने केंद्र के इतिहास में सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए थे। तो मोदी सरकार निश्चित तौर पर इस बार भी हम देखेंगे कि मोदी 3 में तमाम केंद्र के आप देखें सरकार में पिछड़े से आने वाले बहुत मंत्री होंगे, पिछड़े वर्ग से आने वाले बहुत मंत्री होंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कहा जा रहा है थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही साथ जी किशन रेड्डी और संजय बंदी में से कौन होगा वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, या दोनों होंगे। जितेंद्र सिंह पक्का ही माना जा रहा है, जम्मू कश्मीर से प्रमुख चेहरे हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं। आप देखें मोदी सरकार में, वो उनके नाम पक्का माना जा रहा है। अर्जुन मेघवाल पक्का है, वो कानून मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, फिर से मंत्री होंगे। राजस्थान से आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी पक्के माने जा रहे हैं, राजस्थान से आते हैं। कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि प्रहलाद जोशी बिल्कुल पक्के माने जा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, इन सबका नाम हम पहले ले ही चुके हैं। लेकिन ज़्यादा बात इसकी हो रही है कि वो नए चेहरों में से कौन चेहरा होगा। क्या जेपी नड्डा मंत्री बनाए जाएंगे, के अन्नामलाई मंत्री बनाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश से नया चेहरा कौन होगा, क्या वो जितिन प्रसाद होंगे, उसको लेकर थोड़ा तो और एक सवाल, क्योंकि आप बार-बार जब तस्वीरें आएंगी या फिर क्योंकि शैलेंद्र आप लगातार कह रहे हैं कि जेपी नड्डा का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले जो 5 साल है वो बहुत अहम होने वाले हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री पहले भी कर चुके हैं। और ख़ास तौर पर जिस लोकतंत्र के मंदिर की हम बात करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे 2019 में, 2014 में, कि जितने नवनिर्वाचित, जो नई ऊर्जा है, नया जोश है, नया उत्साह है, वो लोकहित और जनहित से जुड़ी तमाम योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए बेहद अहम है। बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि फिर मुझे राजेश के पास भी जाना है। देखिए जी देखिए, कार्यकाल पूरा हो रहा है जेपी नड्डा का, तो ऐसे में नया अध्यक्ष मिलेगा। संगठन के किसी अनुभवी आदमी जिसने संगठन में बहुत काम किया हो, ये पक्का है। पहले एक बार मंत्रिमंडल के सारे नाम साफ हो जाए, तब ज्यादा कयासबाजी लगानी ठीक होगी, क्योंकि नाम 3-4 तो एक साल से चर्चा में है कि कौन बन सकता है बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन आज जब मंत्रिमंडल की तस्वीरें आएंगी शपथ लेने की, उसके बाद हम ज्यादा स्पष्ट तौर पर बताना चाहेंगे कि किसका नाम सामने आ सकता है। ऐसे कयासबाजी लगाना बहुत उचित नहीं। चलिए राजेश, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ जोड़ना चाहते जी, कहिए। मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा था चल कि जेपी नड्डा का कार्यकाल निश्चित तौर पर खत्म हो रहा है, लेकिन पीयूष गोयल राज्यसभा में नेता सदन है, वो लोकसभा से चुनकर आए हैं मुंबई से। ऐसे में जेपी नड्डा को नेता सदन
राज्यसभा की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है और वो मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उड़ीसा के कद्दावर नेता हैं, उनको अभी तक सूचना नहीं गई है। इसका मतलब है कि उड़ीसा की कमान उनके हाथ में जा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो शामिल नहीं होते हैं तो उनका नाम भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो है वो कयास लगाया जा रहा है कि संगठन के माहिर खिलाड़ी हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं जाते हैं तो इसका सीधा अर्थ होगा कि वो उड़ीसा भेजे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं अगर उड़ीसा वो नहीं जाते हैं तो फिर बीजेपी अध्यक्ष की कमान भी उन्हें मिल सकती है, जो बीजेपी के सूत्र बता पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी अब तक सूचना नहीं मिल पाई है, चाय पर उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। अब अगर आखिरी वक्त में तो राजेश, आपका ये मानना है कि जरूरी नहीं है, राजेश आपका ये मानना है कि जिसे चाय के कप पे नहीं बुलाया है उसके लिए और भी कुछ बड़ी खबर हो सकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर चूंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं उनको संगठन की जिम्मेदारी देकर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां सालों भर संगठन का काम चलता है। सालों भर आप देखेंगे कि आज शपथ ग्रहण हुआ, मंत्रिमंडल का गठन हुआ और कल से संगठन के काम पर निकल पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या गृह मंत्री अमित शाह। बहुत अहम है। बीजेपी में लेकिन मैं एक बार ना अपने दर्शकों को, काम की कमी नहीं है, आप दोनों बने रहिए मेरे साथ, उनको जरूर एकोमोडेट जी राजेश बने रहिए, क्योंकि इस बीच रामदास अठावले जो कि अपने मजाकिया अंदाज के लिए तो जाने ही जाते हैं, उनका एक बयान सामने आया है। तो आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं रामदास अठावले ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गठित होने वाले कैबिनेट में उन्हें जो भी पोर्टफोलियो दिया जाएगा उसमें वो निष्ठा के साथ काम करेंगे। आइए आपको सुनवा रहे हैं। जरूर हमारी कुछ सीटें कम आई होगी, लेकिन मैंडेट जो है, मैंडेट नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का था और उनके मंत्रिमंडल में मुझे तीसरी बार उनको मौका मिल रहा है और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं दलित समाज का हूँ और देश भर के दलितों को, गरीबों को और सर्व जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम मैं करता रहूँगा और मोदी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अनेक समस्या भी है, अनेक पार्टी के लोग उनके साथ अभी है, तो जो भी मुझे पोर्टफोलियो देंगे वो पोर्टफोलियो निभाऊंगा और मैं अच्छा काम करता रहूँगा। अच्छा, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र से भी बात करेंगे और राजेश से भी उनका इनपुट लेंगे। शैलेंद्र, आठवले साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे जो भी पोर्टफोलियो दिया जाएगा मैं काम करता रहूंगा, यानी कहीं ना कहीं उनको अंदाजा है। फोन आ गया है क्या उनको? बिल्कुल, रामदास अठावले को बहुत पहले बता दिया गया था ये कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं और उन्हें एक तरह से आप तो पुष्टि भी कर दी है अपरोक्ष तौर पर। देखिए, मनोहर लाल खट्टर की गाड़ी अभी आई है, वो 7 जो लोक कल्याण मार्ग है, 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री का आवास, वहां पर अंदर जाते हुए उनकी गाड़ी दिखाई दी है। तो ये अब तय माना जा रहा है कि वो मंत्री बनेंगे। रक्षा खट से एक नाम है जो तय माना जा रहा है कि मंत्री बनेंगे। तो जिन जिन नेताओं की, जिन जिन नवनिर्वाचित सांसदों की गाड़ी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, उनके बारे में खबरें कि उनको चाय पर बुलाया गया है, इसका मतलब कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़े चेहरे, कुछ महत्वपूर्ण चेहरे जो पुरानी कैबिनेट का हिस्सा थे, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है संगठन में, यानी कुछ संगठन में वापसी हो सकती है कुछ लोगों को, और 2014 के कुछ अनुभवी नेताओं को भी शामिल किया सकता है। मनोहर लाल खट्टर हम पहले ही बता चुके हैं, के अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कितनी चर्चा हुई है, उनको मंत्री बनाया जाएगा, यानी उन्हें राज्यसभा से लाना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव हम जानते हो नहीं जीते। कमलजीत शेरावत, ये बात हमने पहले ही कही थी कि संगठन का एक लंबा अनुभव, हालांकि पहली बार वो सांसद चुनकर आई है दिल्ली में, वो प्रवेश वर्मा की जगह पर उनको टिकट दिया गया था, जीती है एक अच्छे अंतर से, वो मंत्री बनेंगे। दिल्ली में महिला मंत्री पहले भी मीनाक्षी लेखी थी, कमलजीत शेरावत बन सकती है। अर्जुन मेघवाल हम पहले ही बता चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम चर्चा में है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। तो उनमें से कई लोग हम देख रहे हैं कि उनकी गाड़ियां अब अंदर जा रही हैं। देखना होगा कि
चूंकि यहाँ से कई बार नहीं दिखाई देता है कि कौन मंत्री अंदर गया, संभावित मंत्री, तो जिसमें जो हम देख पा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, और कुछ नामों जहां पर फोन चला गया है कि उनको आमंत्रित किया गया है, वो नाम हम आपको बता पा रहे हैं। तो सारे संभावित नाम है, इनकी चर्चा हो रही है, तो अब मोटा मोटा तस्वीर साफ हो रही है। बिल्कुल तस्वीर साफ हो रही है, लगातार रिएक्शंस भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो एक रिएक्शन लेते हैं क्योंकि घटक दल का रिएक्शन है, फिर राजेश के पास जाएंगे। तो टीडीपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राम मोहन नायडू किंजरापू उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश का विकास करना हमारा विजन रहा है। टीडीपी तेलुगु लोगों की भलाई के लिए काम करने का निर्णय ले चुकी है, हमारी कोई मांग नहीं है। बड़ी बात है, आइए सुनते हैं। अभी जाएंगे, अभी पीएमओ जाएंगे। आंध्रा को डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु लोग जहाँ पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं। तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है। अभी जो चुनाव हुए तो एनडीए की जीत आंध्रा में हुई है और देश में भी हुई है। तो केंद्र नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बड़ी खबर आती हुई आइए आपको दिखाते हैं कि बड़ी खबर जो कि इसी जो हम कड़ी में बात करें तो पीएम आवास पर लगातार हलचल तेज है। हम जिस तरह से हमारे जो संवाददाता बता रहे थे, अभी उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की गाड़ी को वहां जाते हुए देखा। अमित शाह, जेपी नड्डा पीएम आवास पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर जिसका जिक्र शैलेंद्र भी कर रहे थे। बीएल वर्मा, पंकज चौधरी भी पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। तमाम संभावित नाम जिन्हें चाय पे बुलावा आया है, और ये जो खबर है वो पीएम आवास से आती हुई यहाँ पर हलचल तेज है। हालांकि ये भी खबरें हैं कि चिराग पासवान भी वहाँ पहुँचने वाले हैं जल्द ही पीएम आवास पर, और अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस वक्त पीएम आवास पर पहुँच चुके हैं। वहीं अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन राम मेघवाल यहाँ चाय पर बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। तो आज की 11:30 बजे की जो ये चाय है ये बहुत अहम है, क्योंकि ये मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हो रही है। 7 LKM और उस लिहाज से बेहद अहम। शिवराज सिंह चौहान, अन्नपूर्णा देवी, इन दोनों ही नामों का जिक्र अभी शैलेंद्र कर रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो उस लिहाज से आज का दिन इन तमाम नामों के लिए बेहद अहम, क्योंकि यहाँ से मोदी 3.0 और एनडीए सरकार का कार्यकाल तीसरी बार शुरू होने वाला है। कई अहम कार्य हैं और आज का ये दिन खासतौर पर शपथ ग्रहण के लिहाज से भी बेहद अहम है। और जब हम कैबिनेट में तमाम मंत्री पदों की बात करते हैं और अहम पोर्टफोलियोज की बात करते हैं, वो भी बहुत अहम है। राजेश के पास सीधे जाऊंगी। राजेश, अभी हमने घटक दल के यानी कि टीडीपी के राम मोहन को सुना। पहले ये सामने बातें आ रही थी कि भाई जो तमाम घटक दल हैं, चाहे जेडीयू है, आरएलडी है, टीडीपी है, भाई वो अहम मंत्रालय यानी कि वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राम मोहन ने कहा कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, और जो बड़े पोर्टफोलियोज या बड़े जो मंत्रालय हैं उन्हें बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी, यानी कि जो भी होगा वो आला कमान के फैसले से किया जाएगा, आपकी विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंगली नहीं। देखिए, बिल्कुल टीडीपी जो है वो एक हार्ड बार्गेनर के रूप में जाना जाता रहा है। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जीएमसी बालयोगी जो थे वो लोकसभा की कुर्सी पर आसीन होते थे। वो तेलुगु देशम पार्टी से आते थे। उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी और उनके नाम पर ही जो पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग का जो सभागार है वो जीएमसी बालयोगी के नाम पर ऑडिटोरियम है। तो कहीं ना कहीं तेलुगु देशम की ये कोशिश रहती है कि वो सरकार के कई बार अंदर ना भी रहें, बाहर से समर्थन करें, लेकिन बार्गेनिंग कैपेसिटी को बना कर रखें। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने का जो मामला है वो कहीं ना कहीं उनके बार्गेनिंग का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है जी। और शायद यही वजह है कि वो अपने पत्ते खोलने के बजाय ये कह रहे हैं कि हमें इसी पर एक टेक ना, क्योंकि शैलेंद्र वहां मौजूद है। शैलेंद्र, बिल्कुल जी, शैलेंद्र, बड़े बड़े नामों का जो खुलासा है वो लगातार हम करते जा रहे हैं आपके ज़रिए। आपका पॉलिटिकल साउंड जो मैं एक नैरेटिव बता रही थी उसी का हम यहाँ पर जायज़ा लेते हुए, क्योंकि तमाम जो नाम आपने बोले वो यहाँ पर इस वक्त हैं। लेकिन सवाल मेरा ये कि लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई जो घटक दल हैं वो कोई ना कोई डिमांड रख रहे हैं, अहम मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, और ख़ासतौर पर जिन लोगों को चाय पर बुलाया गया उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात भी कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि टीडीपी हो या जेडीयू हो, उनके नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेषाधिकार है और उनकी सबसे ज़्यादा जो चिंता है वो उनका राज्य का हित है।
उनके राज्य के हित को लेकर काम केंद्र सरकार करे, पहले भी करती रही है, और जो कसर रह गई है उसे आगे बढ़ाया जाए। टीडीपी से 2 नाम सबसे पहले सामने आए थे, खुद ट्वीट करके टीडीपी के नेता ने जानकारी दी थी, एक कैबिनेट मंत्री और एक केंद्रीय राज्य मंत्री, उनको बधाई भी औपचारिक तौर पर दी गई थी, और अब उनकी मीडिया बाइट भी आ गई। तो आप हम जानते हैं कि उनके नाम तय हैं, चाय के लिए पहुंच रहे हैं। जेडीयू की तरफ से भी स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि बिहार के हितों को देखा जाए और बिहार को लेकर जो कसर थोड़ी बहुत बची है वो पूरी हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। लेकिन ये सही बात है कि टीडीपी और जेडीयू ये जरूर चाहेंगे कि कुछ उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका सरकार में भी रहे, उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले। चर्चा इस बात की बहुत थी कि क्या डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी के खाते में जाएगा या फिर रेल मंत्रालय, चूंकि बिहार के कोटे से मंत्रियों के पास पहले रहा करता था। आप अगर पहले जाएं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के ज़माने में या उसके बाद भी, तो इसकी बड़ी चर्चा थी कि रेलवे मंत्रालय इस बार फिर बिहार के कोटे के किसी मंत्री को जा सकता है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो मंत्रालय हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय हो, वो बीजेपी अपने पास रखेगी सीसीएस के मंत्रालयों के साथ, यानी वित्त, रक्षा, डिफेंस और विदेश के साथ साथ सड़क परिवहन और रेल मंत्रालय, ये बीजेपी कोटे के मंत्रियों के पास ही रहेंगे। ये बहुत स्पष्ट तौर पर ये एक तरह से देखें संकेत है। हालांकि चर्चा अभी हम इस बात की ज़्यादा कर रहे हैं कि कौन कौन मंत्री बन रहा है, तो देखिए सहयोगियों से कौन मंत्री बन रहा है तकरीबन साफ है। चिराग पासवान को पहले ही बताया जा चुका था, निजी तौर पर फोन जा चुका है, वो कहा जा रहा है कि पहुंच भी चुके हैं। अनुप्रिया पटेल को लेकर जरूर कल से थोड़ी सी वो थी, लेकिन जिस तरह से उन्हें मंच पे जगह दी गई और अब कहा गया है कि वो पहुंच चुकी है अंदर, इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो यानी अनुप्रिया पटेल फिर से मंत्री बनने जा रही हैं। जयंत चौधरी भी मंत्री बनाया जा सकते हैं। हमारे सहयोगी राजस ने इस बात की चर्चा भी की। 2 बीजेपी के बहुत महत्वपूर्ण मंत्री बीएल वर्मा और पंकज चौधरी, आप पूर्व सरकार में भी देखे मंत्री कुछ हैं, और नाम जो आपके हवाले से भी पता लग रहे हैं तो वो मंत्री बनाए जाएंगे, इस बात की पूरी बिल्कुल। कुछ नाम और बता देते हैं अपने दर्शकों को, तो किरण रिजिजू, जितिन प्रसाद, रवनीत सिंह बिट्टू यहाँ चाय पर बैठक में शामिल होने के लिए मनोनीत प्रधानमंत्री के आवास एलकेएम पहुंचे हैं। और खास तौर पर रवनीत बिट्टू के बारे में भी कहा जा रहा था कि भाई काफ़ी भरोसा जताया गया था, और उस लिहाज से किरेन रिजिजू पहले कानून मंत्री रह चुके हैं और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं, तो इनका भी नाम शामिल हो सकता है। आज इनके लिए भी बड़ा दिन। देखिए तकरीबन तय है। आप सर्बानंद सोनोवाल की बात कर रहे हैं या किरेन रिजिजू की बात कर रहे हैं, ये बड़े चेहरे हैं, उत्तर पूर्व से आते हैं, तो निश्चित तौर पर इनमें मंत्री बनाए जाएंगे। कुछ नए चेहरे भी होंगे, ये भी सही है। देखिए पश्चिम बंगाल से कहा जा रहा है कि कुछ नए चेहरे सामने आएंगे। शांतनु ठाकुर का नाम तो सामने पहले ही आ गया। चलिए, हमारे साथ क्योंकि राजेश भी मौजूद है। राजेश, क्योंकि हम तमाम घटक दलों पर बात कर रहे हैं, ऐसे में ख़ास तौर पर अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा से किस तरह से जो शेयरिंग है या फिर उस फॉर्मूले की हम बात करें, उसको किस तरह से साधती हुई नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि वहां पर जो अप्रत्याशित जीत हुई है उस लिहाज से बेहद अहम। राजेश, देखिए उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर तकरीबन 10 साल से जो केंद्रीय शिक्षा निवर्तमान शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो लगातार वहां पर उड़ीसा में सरकार बनाने को लेकर जद्दोजहद कर रहे थे, और एक लंबी जद्दोजहद के बाद भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा और विधानसभा दोनों क्षेत्रों में जबरदस्त कामयाबी हाथ लगी। 21 लोकसभा सीटों में 20 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीत का परचम लहराया है। वहीं 2019 के चुनाव में मात्र 8 सीटों पर बीजेपी को जीतने में कामयाबी हाथ लगी थी। जो धर्मेंद्र प्रधान संभलपुर से चुनकर आए हैं, भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी आई हैं, बालासोर से प्रताप सारंगी आए हैं, ये बड़े नाम हैं उड़ीसा के जो चुनकर आए हैं। और नवीन पटनायक की अस्वस्थता की वजह से कहें या फिर उनके अंदरूनी कई तरह की बातों की वजह से कहीं ना कहीं बीजू जनता दल को एक भी सीट लोकसभा क्षेत्रों में नहीं मिली। 21 में 20 बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस का परचम जो है वो लहरा है। तो भारतीय जनता पार्टी को भले ही केंद्र में बीजेपी को अकेले बहुमत ना आई हो, एनडीए 300 सीटों के आसपास है और उड़ीसा में वो एक साथ सत्ता में लौटी है। आंध्र प्रदेश में उनके साझेदार दल जो हैं वो सत्ता में आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार बन रही है। तो अरुणाचल में सरकार बन रही है, सिक्किम में भी उनके सहयोगी की सरकार बन रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि घटक दलों को महत्व देने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा
वर्ग है वो आगे रहा है। 2019 और 2014 की अगर बात करें आंचल, तो सरकार के पास कोई मजबूरी नहीं थी कि वो अपने घटक दलों के मंत्रियों को एकोमोडेट करें, लेकिन आपने देखा होगा कि 303 सीटें जीतने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाती है और रामविलास पासवान को केंद्र में मंत्री बनाती है, अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाती है, रामदास अठावले मंत्री परिषद के हिस्सा होते हैं, उपेंद्र कुशवाहा मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अटल जी के जमाने से जो घटक दलों के साथ सियासत का दौर शुरू हुआ, जो एनडीए शुरू हुआ, उस कारवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत से ज्यादा इसको अगर हम राजेश ये कहें, बनने वाली हालांकि सरकार में भी एक अच्छी जगह दे रहे हैं। आप मुझसे वरिष्ठ हैं, सियासत से ज्यादा सामंजस्य बिठाने की कोशिश है अब की अगर बात की जाए। रजनीश भी हमारे साथ काफी देर से खड़े। रजनीश, क्योंकि यहाँ पर तमाम उन विशिष्ट मेहमानों का आना शुरू हो गया है, उनके लिए किस तरह का इंतजाम किया गया है? क्योंकि कार्यक्रम अभी शाम को 7:15 बजे का है, तो उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि खासतौर पर कूटनीतिक लिहाज से भी आज का दिन बेहद अहम है। देखिए अचल, अगर जो मेहमान अगर विदेशी मेहमान की बात करें या फिर शाम को जो 7:15 बजे शपथ ग्रहण होगा उसकी बात करें, तो उसको लेकर हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो कर्तव्य पथ है इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इधर से मतलब कोई भी आ जाने से सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी सुरक्षा के लोग हैं वही इस रोड पे आ जा सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह की आवाजाही सब तरह से बंद कर दी गई है। दूसरा यह है कि इस रोड अगर कर्तव्य पथ की बात करें, कर्तव्य पथ से सीधा ये रास्ता अगर राष्ट्रपति भवन की बात करें तो उस भवन पे भी अगर कोई सिक्योरिटी का आदमी या सिक्योरिटी गाड़ियाँ जा रही है, बाकायदे उससे पास उसकी गाड़ी की चेकिंग की जा रही है कि किसी तरह का कोई सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह से चूक ना हो। जो वीआईपी आएंगे उनके लिए अलग से रूट तय किया जाएगा, उनको अलग अलग, प्रधानमंत्री जिस रूट से आएंगे उस रूट को अलग, उसको भी अलग तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही तमाम और जो वीआईपी आएंगे वो भी उनके लिए भी जो रूट तय किया जाए उसको भी सैनिटाइज किया जाएगा। चलिए, आपसे आगे भी बात करती रहूंगी। लगातार शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जब हमने तमाम चुनावी रैलियां देखी थी, उन रैलियों में एक बहुत अलहदा बात ये थी कि उनकी अगुवाई खुद जनता कर रही थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कई साक्षात्कारों में किया और ये भी कहा कि इस बार अगर वोटिंग के प्रतिशत को देखें या वोटिंग के लिहाज से देखें तो महिला एक अहम रोल निभाती नजर आई। चलिए, इस सवाल पे मैं बाद में आऊंगी। ब्रेकिंग खबर हमारे पास आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। चिराग पासवान आज लगातार दिन भर चर्चा का विषय रहेंगे। उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा मैं पीएम से मिलने जा रहा हूं। हालांकि इस बात की तस्दीक हमारे दोनों रिपोर्टर्स ने की थी, राजेश राज की भी पुख्ता खबर और शैलेंद्र मिश्र की भी, जब उन्होंने कहा था कि कुछ बड़ा पद चिराग पासवान को मिल सकता है। घटक दल एलजेपी यानी कि जो रामविलास, हालांकि एलजेपी में भी दो फाड़ है, एलजेपी रामविलास से आते हैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे। और रामविलास पासवान के बारे में उन्हें मौसमी वैज्ञानिक कहा जाता था। केंद्र में चाहे किसी की भी सरकार हो, उनका मंत्री पद हमेशा तय होता था। शायद उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि मैं प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ। चाय की चुस्की लेने के लिए ज़रूर पहुँच रहे होंगे, तभी फ़ोन आया। शैलेंद्र मिश्र से एक टेक लेते। शैलेंद्र, चिराग का बड़ा बयान सामने आ गया, यानी कि साफ तौर पर ये बात साफ है उनका मंत्रिमंडल में होना। निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चर्चा सिर्फ इसी बात की थी कि चिराग पासवान एलजेपी 5 की 5 सीटें जीती है, तो क्या कोई एक और मंत्री पद होगा। हालांकि अब ये बहुत स्पष्ट है कि इकलौते चिराग पासवान अपने पार्टी से मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल संकेत है। पहुंच चुके हैं 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आवास है वहाँ पर। उनको लेकर कोई संदेह पहले भी नहीं था। हमने वो तस्वीरें देखी, हमारे सहयोगी बता भी रहे थे एनडीए संसदीय दल की बैठक में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके प्रति एक आत्मीय प्रेम दिखाया। तो वो बहुत दिनों से चर्चा में थी, और चूंकि वो शीर्ष नेता है एलजेपी के, तो वो मंत्री बनेंगे एलजेपी से, इसको लेकर कोई संदेह नहीं था। राजेश, हाजीपुर से हमने आपकी तमाम रिपोर्ट्स देखी थी, और हालांकि जमुई से भी सांसद रहे हैं एक बार, अगर मैं गलत नहीं हूँ, चिराग पासवान। और रामविलास पासवान के बारे में क्योंकि कहा जाता था कि वो मौसमी वैज्ञानिक, केंद्र में किसी की भी सरकार हो लेकिन उनका मंत्री पद तय होता था, उन्हीं के पद चिन्हों पर चिराग पासवान। राजेश का ऑडियो दीजिए प्लीज। बेटे जरूर है,
लेकिन वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बेहद पसंद करते हैं। ये हमने तब देखा जब हाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रचार के लिए पहुंचते हैं और मंच से मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करते हैं। चिराग पासवान के बारे में उन्होंने कहा कि मैं 2014 से चिराग को रीड कर रहा था। शायद चिराग को भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि मैंने कई बार कैबिनेट की बैठकों में ये अपने मंत्रियों से कहा कि चिराग बिल्कुल होमवर्क करके आते हैं, सदन के भीतर सदन के बाहर, और हमें नए सांसदों को चिराग से सीखनी चाहिए। चिराग पासवान का जब मैं 2 दिन पहले इंटरव्यू कर रहा था आंचल, तो चिराग पासवान ने इसी बात का जिक्र किया और कहा कि मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री 2014 से मुझे रीड कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी की जब भी संसद में मीटिंग होती थी आंचल, उस बैठक में प्रधानमंत्री कई बार अपने सांसदों को ये कोच कर चुके थे कि चिराग से सीखो, चिराग की तरह 100% सदन के भीतर अटेंडेंस बनाओ, चिराग की तरह होमवर्क करके आओ। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ऑफ द रिकॉर्ड हम लोगों को मीटिंग के भीतर की बातें जो है चले अच्छा होमवर्क करने पर जिस तरह से टीचर जो है सभी को उन होमवर्क करने पर जब टीचर जो हैं वो हमेशा दूसरों को बताती हैं कि देखिए इस बच्चे को देखिए, उन्हीं होमवर्क के जो बेहतरीन नंबर है आज चिराग को मिलने वाले हैं। हमारे साथ क्योंकि शैलेंद्र क्योंकि मैं महिलाओं का जिक्र कर रही थी, मैं खुद महिला हूँ, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई एक चलिए शैलेंद्र, क्योंकि जैसिका अभी जुड़ी है, एक बार जैसिका के पास जाते हैं फिर मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि ये सवाल मुझे आपसे लेना ज़रूर है। जैसिका पर अभी नहीं जाना है, चलिए वापस शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे कि महिला उन्मुखी विकास, और इस बार अगर हम तमाम मंत्री पदों में जिनके नाम सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को भी तरजीह दी गई है, तो बहुत अहम ये बात प्रधानमंत्री चुनावों से पहले भी कह चुके थे। देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा और आपकी चिंता जायज भी है, चूंकि महिला बाल विकास मंत्रालय चिंता नहीं है मेरी, मैं तो खुश हूं। हम देखते हैं कि महिला मंत्री को ही मिलता है। मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ कि 2014 में हमने देखा था मेनका गांधी उस पद पर थी, उनको महिला विकास मंत्रालय दिया गया था। 2019 से आगे आप देखें तो स्मृति ईरानी उस पद पर रही, लेकिन इस बार दोनों चुनाव जीती नहीं है। तो ऐसे में कौन नया मंत्री होगा, कौन नया चेहरा होगा, इस पर बहुत निगाहें हैं। जो कुछ महिला मंत्रियों के नाम सामने अब तक तय आ रहे हैं उसमें एक चौंकाने वाला नाम भी है और बहुत पहले से ये संकेत भी थे, क्योंकि संगठन का लंबा अनुभव, चुनाव भले ही पहली बार लड़कर मैं आपके पास आऊंगी, एक बार ब्रेकिंग खबर बता दें, क्योंकि लगातार जो बातें आप कह रहे हैं ना उनकी तस्दीक होती जा रही है। डीडी न्यूज लगातार पुख्ता तौर पर कह रहा है, तो आइए एक बार ब्रेकिंग दिखा दें कि भाजपा नेता राजनाथ सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, अजय टमटा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के संस्थापक जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं, यानी कि जीतन राम मांझी, इन्हें भी फोन आया है। एचएम की हम बात करते हैं, घटक दल है एनडीए का, उन्हें भी फोन आया। अजय टमटा की बात की जाए, वो भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। और ये तमाम वो नाम जिनका जिक्र लगातार सुबह से ही हम कर रहे हैं, राजनाथ सिंह, राव इंद्रजीत सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। राजनाथ सिंह, साथ ही साथ अगर हम बात करें अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ये कोर टीम मानी जाती है प्रधानमंत्री की। तो इनमें से कई ऐसे नाम हैं जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब से कुछ ही देर में जिस चाय की बैठक का हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे जैसे जो तमाम नाम जिन्हें फ़ोन गए हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे, तो ये बैठक भी शुरू होगी। जिस चाय का बुलावे का इंतज़ार लगातार ये सभी लोग कर रहे थे और इनके नाम इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि सहयोगी दलों के संभावित मंत्रियों को सूचित किया जा चुका है। तो ये लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख रहे हैं। और अब शैलेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज़। जी, मैं कह रहा था कि इस बात पर निगाहें होगी कि कौन महिला मंत्री होगी, क्योंकि कई युवा चेहरे जीते हैं। दिल्ली में बहुत चर्चा है बासु स्वराज की, लेकिन जो अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें कमलजीत सहरावत का नाम काफ़ी चर्चा में है। ये कहा जा रहा है कि वो मंत्री बन सकती हैं। प्रवेश वर्मा की जगह पर उन्हें टिकट दिया गया था। उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि स्मृति ईरानी अमेठी से जब चुनाव जीती थी 2019 में, वो मंत्री बनाई गई थी। 14 में भी मंत्री बनाई गई थी। इस बार कौन मंत्री होगा आप देखें, उसमें कुछ नए नाम जरूर सामने आएंगे, चूँकि एक संतुलन बिठाने की भी कवायद होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनिश्चित करते हैं कि उनके मंत्रालय में महिला मंत्रियों की भागीदारी हो। हमने 2014 में भी देखा था, 2019 में भी देखा था, और यही वजह है कि हमने देखा था कि ये पूरी कोशिश करके सुनिश्चित किया गया था 2014 में कि पर्याप्त भागीदारी
सरकार में महिला मंत्रियों की भी हो जाए। तो इस बार कौन और नए चेहरे होंगे उसको लेकर थोड़ा सा ये चर्चा है। आप देखिए, हम जानते हैं कि वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय 2019 से 24 तक निर्मला सीतारमण के पास रहा। तो इस बार कौन महत्वपूर्ण मंत्री बनेगा, महिला मंत्री, इसको लेकर थोड़ी सी अभी असमंजस इसलिए है चूंकि चर्चा में नाम तो कमलजीत सहरावत का आ चुका है सुबह से। अंतिम तौर पर कौन चाय के लिए बुलाया गया है, अंदर कौन गया है, थोड़ा सा इसमें अभी और सस्पेंस होगा। शोभा करंजले आती हैं, हालांकि सूत्र बता रहे हैं कर्नाटक से, क्या वो मंत्री बनेंगी? इस तरह से कुछ और चेहरे हैं, तमिलनाडु से कुछ एक नाम और चर्चा में है, लेकिन हमें देखना होगा कि कौन मंत्री बनने जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि निर्मला सीतारमण भी पीएम आवास पहुंच चुकी हैं। हालांकि ये दो अलग अलग बातें हैं शैलेंद्र की, अगर आप सांसद बनते हैं और आपको मंत्री पद दिया जाता है, दो अलग अलग बातें। क्योंकि जैसे अब जो फर्स्ट टाइम सांसद, जैसे बांसुरी स्वराज जो फर्स्ट टाइम सांसद होंगी, उस लिहाज से क्या जिन्हें नहीं दिया जाएगा इस बार कोई बड़ा पद या कद, तो उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म जो है, खास तौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें, वो बहुत अहम है। हमने देखा कि बूथ वर्कर्स के फीडबैक पर कैसे चुनाव लड़ा गया, वो भी हमने देखा। तो फीडबैक मैकेनिज्म पे किस तरह से काम करेगी बीजेपी, क्योंकि तमाम जो नए निर्वाचित सांसद हैं, अगर उन्हें पद नहीं भी दिया गया तो ये सोचना कि आगे नहीं मिलेगा, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। देखिए, पहली बार चुने गए सांसदों को आमतौर पर मंत्री नहीं बनाया जाता है। हालांकि इसके अपवाद होते हैं सामाजिक समीकरणों के हिसाब से, या कुछ ऐसे देखा जाता है कुछ राज्यों की जरूरतों के हिसाब से, या फिर किसी नेता को आगे बढ़ाने के लिहाज से। तो ऐसा नहीं है कि कभी पहली बार चुने किसी सांसद को मंत्री नहीं बनाया गया है। कमलजीत सहरावत का नाम चर्चा में है तो वो भी पहली बार चुनी गई है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि संगठन में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया हो, वो भले ही चुनावी राजनीति में पहली बार सांसद चुनकर आए हों, उन्हें ज़्यादा उस नाम उनके कंसीडर किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर वो लंबा अनुभव पार्टी के अंदर राष्ट्रीय महासचिव या सचिव के तौर पर काम कर चुके होते हैं। इसीलिए कमलजीत सहरावत का नाम बहुत चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली संगठन में वो लंबा काम कर चुकी हैं। अब बांसुरी स्वराज बहुत प्रॉमिसिंग फेस है, बहुत हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से देखें कि बहुत आशीर्वाद देते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री संबोधन के बाद। इस तरह से उनका नाम बहुत चर्चा में है। सुषमा स्वराज की बेटी है तो इसलिए ज्यादा नाम चर्चा में है। बहुत अच्छे से बयान देती हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू देती हैं। लेकिन इस बार मंत्री बनाए जाएंगी इसमें संदेह है, क्योंकि हमारे साथ जैसिका भी मौजूद है, चाहेगी कि वो संगठन में और काम करे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम शपथ ग्रहण समारोह का जिक्र कर रहे हैं, हम यहाँ पर तमाम उन नामों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि कूटनीतिक लिहाज से भी आज का दिन बेहद अहम है। तो जेसिका, क्योंकि आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कवर करती आई हैं, तो आज को अगर हम देखें तो आज का ये जो भव्य समारोह ये अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि सागर विजन और पड़ोसी पहल की नीति के साथ तमाम उन बड़े विशिष्ट मेहमानों को बुलाया गया है। इंटरनेशनल मीडिया में ये किस तरह का संदेश देगा जेसिका? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन जिसके बारे में आपने बात करी, वो काफ़ी अहम पॉलिसीज़ है नरेंद्र मोदी सरकार की। और जैसे कि देखा गया था पिछली बारी भी 2019 में, आपको याद होगा, बिम्स्टेक के जो जितने देश हैं उनको बुलाया गया था। उससे पहले सार्क के नेशंस बुलाया गया था। और जो इम्पोर्टेंस दी गई है इन दोनों इनिशिएटिव्स को कुछ सालों से, ये मैरिटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, और ये देशों को एकजुट आगे बढ़ते हुए एक इंडिया जो अपने आप को एज अ लीडर देखती है ग्लोबल साउथ का, उसका एक विजन अपने साथ एक लेकर चलता है। और जैसे कि बात की गई है, जिन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को बुलाया गया है उनमें से मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, प्रधानमंत्री है भूटान के, और प्रधानमंत्री मॉरिशस के भी हैं, और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं सेशल्स के। ये सारे राष्ट्र के साथ इंडिया का संबंध काफ़ी अच्छा रहा है काफ़ी समय तक। आपको याद होगा बांग्लादेश के साथ भी पिछले साल काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट हुए थे, रेल प्रोजेक्ट्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है इन राज्यों को। तो जैसे कि जब हम ग्लोबल साउथ की अग्रणी भूमिका के निभाने वाले देश में भारत को सबसे आगे देखते हैं, उस लिहाज से भारत एक फैसिलिटेटर के तौर पर भी काम करता है, सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर भी। तो उस लिहाज से तीसरी बार जनता का प्यार प्रधानमंत्री के लिए, और तीसरी बार जब सरकार बनाने की तैयारी है, तो ख़ास तौर पर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ये उसके सशक्त रोड मैप की तरफ भी इशारा करता है।
जी देखिए, जिस तरीके की इनिशिएटिव्स पिछले कुछ एक दशक में जो मोदी सरकार ने ली है वो ज़्यादातर कंटिन्यू ही हुई है। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो रही है उसमें जितने देशों के साथ हमारे संबंध रहे, जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी, वो भी इस समय बेहतर ही होते गए हैं काफ़ी सालों से। चाहे आप श्रीलंका की भी बात करें, जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस था 2 साल पहले और उनके प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे का इलेक्शन हुआ था उसके बाद, तो उस समय भी इंडिया ने काफ़ी मदद करी थी श्रीलंका को। और उसके बाद आप देखें बांग्लादेश के साथ, जैसे मैंने बताया, मालदीव्स के साथ भी काफ़ी ऐतिहासिक है मालदीव्स के प्रेसिडेंट का भी आना। राजेश के पास कुछ अपडेट तो है ही, लेकिन राजेश से मुझे एक चीज़ और भी जाननी है। राजेश, क्योंकि लगातार हम साउथ से बड़े नामों का जिक्र कर रहे हैं, अन्नामलाई का जिक्र आपने किया, लेकिन हम पवन कल्याण को कैसे भूल सकते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने मंच से किया और कहा कि भाई एक ऐसी आंधी आई जिसकी वजह से ज़बरदस्त सीटें लेकर, अगर हम आंध्र प्रदेश की खासतौर पर बात करते हैं कि भाई टीडीपी और जनसेना से जो गठबंधन था उसका फायदा साफ तौर पर इन चुनावों में देखा गया। तो पवन कल्याण की अगर बात की जाए तो किस तरह से गति मिलती हुई नजर आती है आपको? खासतौर पर फिल्मी करियर तो बहुत अच्छा रहा है, राजनीतिक कद कितना बढ़ाया जाएगा आज, ये भी देखना होगा। देखिए, दक्षिण के राज्यों में कई ऐसे छत्रप उभर कर सामने आए हैं, कई ऐसे नाम उभर कर सामने आए हैं जो आने वाली दिनों में दक्षिण के राज्यों में ध्रुव तारा की तरह चमक सकते हैं। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बीजेपी दफ्तर पर चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी का अभिनंदन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भले ही केरला के त्रिशूर में हमारा खाता खुला हो, लेकिन दक्षिण के कई राज्यों में पार्टी ने बहुत तेजी से पांव पसारे हैं और पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा है। और इस लोकसभा चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया कि तमिलनाडु में भी वोट परसेंटेज जो है काफ़ी बढ़ा है। अन्नामलाई को लेकर बहुत उम्मीदें थी, हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन उनको पार्टी जो है वो महत्व दे रही है। उसी तरह पवन कल्याण को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक अहम भूमिका जो है वो दे सकती है और कहीं ना कहीं दक्षिण के राज्यों में जो पार्टी का अहम फोकस रहा है उस फोकस को आगे बढ़ा सकती है। सबसे जो महत्वपूर्ण खबर है आंचल, जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा था, अभी तुरंत मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई है कि जो निवर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनको भी चाय का बुलावा आ गया है। अब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान जा रहे हैं और वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हिस्सा होंगे। यानी उड़ीसा की कमान जो है किसी विधायक को दी जाएगी। एक जो अड़चन दिखाई पड़ रही थी आंचल, जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, चूंकि ये लोकसभा से सांसद हैं, सरकार के पास, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, अगर वहां पर विधान परिषद है नहीं तो ऐसे में इन्हें लोकसभा से इस्तीफा देकर फिर एक विधायक को इस्तीफा करवाना पड़ता और फिर ये विधायक चुने जाते। तो कई तरह की जो कानूनी पेचीदगियां थी, जैसे आपके पास अपडेट है, लगातार जो आप अपडेट्स दे रहे हैं उस पर हम लगातार मोहर लगा रहे हैं। शैलेंद्र के पास भी अपडेट है, शैलेंद्र कहिए। शैलेंद्र पहुंच चुके हैं 7 लोक कल्याण मार्ग, ये बहुत स्पष्ट है। तो हम देखेंगे उड़ीसा से और कौन चेहरा होगा, क्योंकि हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, अपराजिता सारंगी जीती हैं चुनाव, संबित पात्रा जीते हैं पुरी से, पिछली बार बहुत कम मार्जिन से हार गए थे, इस बार उनको जीत हासिल हुई है। तमाम जो बीजेडी से आए हुए नेता हैं वो भी चुनाव जीते हैं। तो उड़ीसा जिसने 20 लोकसभा सीट दी है वहां से हम निश्चित तौर पर देखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के अलावा कुछ और मंत्री बनाए जाएंगे, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पंकज चौधरी जिनकी हम चर्चा कर रहे थे वो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास, महाराजगंज से चुनाव जीते हैं, 7 बार से वो सांसद हैं, बहुत प्रभावशाली नेता हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ तमाम जो एनडीए के सहयोगी जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं, वो अब प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। तो अब एक तरह से तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है कि कौन जी, तस्वीर मंत्रिमंडल में साफ है शामिल होने जा रहा है और चाय जो है वो चढ़ चुकी है और ये चाय की जो मिठास है वो कई लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं कि जो चाय पर नहीं पहुंचा उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि यही आप दोनों का भी कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज तो दिन भर आप दोनों से चर्चा चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इतने बेहतरीन और टाइमली अपडेट्स देने के लिए। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें वो तमाम नाम जो इस वक्त पीएम आवास पहुंच चुके हैं और जिन पर
चाय को लेकर मोहर लगी है, वो नाम हम ब्रेकिंग प्लेट के जरिए आपको बताना चाह रहे हैं। ये नाम है निर्मला सीतारमण और सर्बानंद सोनोवाल को भी चाय का बुलावा है। निर्मला सीतारमण पिछली सरकार में भी वित्त मंत्री थी, फिर उनको बुलावा आया है। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को भी चाय पर बुलावा भेजा गया है। बीजेपी नेता बंदी संजय भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। चिराग पासवान को आपने खुद सुना जब उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूं। और इस वक्त की बड़ी खबर, ये तमाम नाम, ये सभी सांसद चाय पर पहुंचे हैं, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, शिवराज सिंह चौहान का नाम हमने आपको पहले ही बताया, राजनाथ सिंह भी इसमें मौजूद है। जो कोर टीम है प्रधानमंत्री की, वो तमाम लोग इस वक्त पीएम आवास में मौजूद हैं। अजय टमटा, जीतन राम मांझी एचएएम से हैं। और अगर देखा जाए तो सहयोगी यानी घटक दलों से जो फॉर्मूला लगाया गया तीन बैठकों में कि कैसे सहयोगियों को भी सीट शेयरिंग के लिहाज से कैबिनेट में जगह दी जानी चाहिए, उस लिहाज से तमाम नाम, किरण रिजिजू, जितिन प्रसाद का भी नाम यहाँ पर है। हालांकि जिस तरह से बता रहे थे शैलेंद्र, क्योंकि यूपी से कुछ घटाए जा सकते हैं मंत्री, लेकिन जितिन प्रसाद यहाँ पर, रवनीत सिंह बिट्टू पीएम आवास पर पहुंच गए हैं। सहयोगी दलों के जो संभावित तमाम मंत्री थे उन्हें फोन कर जानकारी दे दी गई थी। और एक नाम जिसका जिक्र राजेश भी कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें भी फोन आया है। और साथ ही साथ रामदास अठावले, उन्होंने भी कहा कि भाई जो पोर्टफोलियो मुझे दिया जाएगा मैं उन तमाम दायित्वों का निर्वहन करूंगा। बड़े नाम, बड़े कद हो सकते हैं, मंत्री पद दिए जा सकते हैं। उस लिहाज से आज जब हम बात करते हैं कि एनडीए का स्वरूप कैसा हो, पीयूष गोयल, जयंत चौधरी भी चाय पर बुलाएगा। जयंत चौधरी आरएलडी से 2 सीटें जीतकर, और साफ तौर पर जयंत चौधरी के लिए तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनका मानना था कि कोई बड़ा पद मिल सकता है। पीयूष गोयल हमेशा राज्यसभा से जीतकर इस बार लोकसभा से एंट्री मारी है, तो उस लिहाज से बड़ी जीत हासिल कर आए हैं। क्या अवार्ड मिलेगा या नहीं, ये देखना होगा। अर्जुन मेघवाल भी शामिल हैं, जो बुलावा आया है चाय का, और इस चाय के बुलावे का इंतजार लगातार ये सब कर रहे थे, तो उस लिहाज से सभी को पीएम आवास पर बुलाया गया है। अब देखना ये होगा जिन संभावित नामों को यहाँ पर बुलाया गया है, कौन कौन से मंत्री पद या फिर पोर्टफोलियोज उन्हें दिए जाते हैं। जो सीसीएस की बात लगातार कह रहे थे शैलेंद्र, वो पोर्टफोलियोज जो हैं वो बीजेपी अपने पास रखने वाली है, लेकिन टीडीपी, जेडीयू, आरएलडी, ये तमाम जो घटक दल हैं, जहाँ से जिन घटक दलों के सांसदों को आप यहाँ पर उनके नाम यहाँ सुन रहे थे, क्या मंत्री पद दिया जाएगा ये भी देखना होगा। फर्स्ट टाइम जो सांसद हैं, जो फर्स्ट टाइम पहली बार लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंचेंगे, उनके लिए भी आज बड़ा दिन होगा। तो फिलहाल खबरों का ये सिलसिला इसी बड़ी खबर पर जारी रहेगा, जिसे आगे कंटिन्यू करेंगे मेरी सहयोगी कृतिका। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।